विनोद और शशिकला के 4 बच्चे थे, रेशमा, सुमन, सुधीर और सुमित। रेशमा सबसे बड़ी और समझदार थी, बाकी भाई बहन छोटे छोटे थे। उनके पिता विनोद को शराब पीने की लत थी। विनोद शादी से पहले ही शराब पीता था। उसके पिता पैसे वाले थे। विनोद उनका इकलौता संतान था, इसलिए वो अपने पिता के पैसों का नाजायज फायदा उठाता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 रुपया तक नहीं कमाया और अपने पिता के कमाए पैसों पे ऐश मौज करता था। यह सब देखकर उसके पिता को समझ आ गया था कि उनका बेटा नालायक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मरने से पहले उसके पिता ने विनोद के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके। विनोद ने तो कभी कोई मेहनत का काम किया ही नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद ही उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन उसकी शराब पीने की लत खत्म नहीं हुई। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अब वो दुकान और घर का सामान बेच के शराब का बंदोबस्त करने लगा। उन्हीं पैसों से वो खुद भी पीता और अपने दोस्तों को भी पिलाया करता था। ना तो उसे अपने घर की चिंता थी और ना ही अपने बीवी बच्चों की। वो दिन रात शराब पीकर अपनी पत्नी से बहस करता था। एक दिन विनोद अपने दोस्तों के साथ घर आता है। शशिकला, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मेरे दोस्त आए हैं। नमस्ते भाभी जी। जाओ मेरे और मेरे दोस्तों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आपने शराब के अलावा घर में रखा ही क्या है? इस शराब के लिए आपने जमीन, जायदाद, गहने सब कुछ तो बेच दिया। हाँ बेचूंगा, तुम्हें क्या, जितना बोला है उतना करो। मैं कुछ नहीं करने वाली। आपने मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी नर्क बना दी है। अगर पहले पता होता कि आप ऐसे इंसान हैं तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मुझसे जुबान लड़ाएगी? इतना बोलकर विनोद शशिकला के गाल पे जोर का थप्पड़ जड़ देता है। शशिकला रोने लगती है। माँ को रोता देख बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते हैं। दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से, और अपने बच्चों को भी यहाँ से लेकर जा। शशिकला अपने बच्चों को लेकर वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। यह विनोद के घर की रोज की कहानी थी। इधर विनोद पूरी रात अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। सुबह शशिकला अपने पति को उठाती है, लेकिन काफी देर के इंतजार के बाद भी उसका पति नहीं उठता है। जब शशिकला उसे हॉस्पिटल लेकर गई, तब डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। इनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण पूरा लीवर खराब हो चुका था। इसी वजह से इनकी मृत्यु भी हुई है। ये सब सुनकर शशिकला रोने लगी। किसी तरह खुद को संभाल कर वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। अब उसे 4 बच्चों की चिंता सताने लगी। अभी अपने पति के मौत का दुख खत्म भी नहीं हुआ था, तभी शशिकला के सामने दूसरी मुसीबत आ गई। विनोद मरने से पहले नशे की हालत में अपना घर अपने ही दोस्त के हाथों बेच देता है। ये बात शशिकला को पता नहीं थी। उसे ये सब सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे घर खाली करने के लिए बस 1 दिन का ही समय मिला। अब वो 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाए, इसी चिंता के साथ वो सोई और उसके बाद दोबारा नहीं उठी। माँ की मृत्यु के बाद 4 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। सुमन अपनी दीदी रेशमा से बोली, दीदी अब हम अनाथ हो गए। माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब हम कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा सुमन। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहा। सुमित और सुधीर अभी बहुत छोटे छोटे थे। 4 बच्चे घर छोड़कर वहाँ से चले गए। सभी भटकते भटकते एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक सेठ भंडारा करवा रहा था। रेशमा और बाकी सभी बच्चे थक गए थे। खाना देखकर सभी बच्चों की भूख और तेज हो गई थी। दीदी बहुत तेज भूख लगी है, बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। अब तो बिना खाए 1 कदम भी नहीं चला जाएगा। इतनी बातें करने के बाद सभी भंडारे का खाना खाते हैं। रेशमा को तो बस इस बात की चिंता थी कि वो सबको लेकर कहाँ रहेगी। खाना खाने के बाद सभी वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा एक छोटी सी बाजार लगी है। रेशमा सब दुकान में एक एक करके काम तलाश करने लगी। सेठ जी, मैं काम की तलाश में बहुत दूर से आई हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो कृपा करके बताइए, बहुत मेहरबानी होगी। ऐसे ही रेशमा लगभग सभी दुकान में काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर रेशमा अपने भाई बहनों के साथ वही बाजार में बैठ जाती है। तभी उसने देखा एक चोर किसी बुजुर्ग महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था। महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई पकड़ो इस चोर को, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। उसकी आवाज सुनकर रेशमा चोर को पकड़ने की कोशिश करती है और उस चोर से पर्स छीनकर उस बुजुर्ग महिला को वापस कर देती है। यह देखकर महिला बहुत खुश हुई। आसपास के लोग भी रेशमा की खूब तारीफ करते हैं। थोड़ी ही देर में भीड़ खत्म हो जाती है। भीड़ खत्म होने के बाद वो बूढ़ी महिला रेशमा से बोली, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करो। शुक्रिया अदा मत करो अम्मा, मुसीबत के समय सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए। वाह बेटी, तुम्हें इतनी अच्छी बातें किसने सिखाई?
मेरी माँ ने। अच्छा बेटी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? रेशमा ने भी सारी बात उस महिला को बता दी। सारी बात सुनने के बाद उस महिला को रेशमा पे दया आ गई। वो सभी बच्चों को अपने साथ ले गई। वो बुढ़िया एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। घर पहुंचकर जब रेशमा ने उस बूढ़ी महिला से उसके परिवार के बारे में पूछा, तब वो सारी बात रेशमा को बताती है। मेरा नाम कुसुम है। मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती थी। मेरी कोई संतान नहीं है। पति के मरने के बाद मैं अकेली हो गई, इसलिए गुजर बसर करने के लिए एक मोमोज की दुकान चला रही हूँ। अब इस उम्र में काम तो नहीं होता, लेकिन पेट पालने के लिए काम करना ही पड़ता है। तुम इसे अपना ही घर समझकर रह सकती हो। तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। कुदरत ने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया। तुम यहाँ रहने के बदले बस काम में मेरी थोड़ी मदद कर देना। अम्मा, ये भी कोई कहने की बात है? आज से नहीं, बल्कि अभी से आप आराम कीजिए। वैसे भी अब आपकी काम करने की उम्र भी नहीं है। हम लोग है ना काम करने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब से सारा काम मैं खुद करूँगी। इतना बोलकर रेशमा कामों में लग गई। अब घर से लेकर दुकान तक सभी जगह दोनों बहनें कुसुम की मदद करने लगी। कुसुम भी सबको अपने परिवार की तरह मानने लगी थी। धीरे धीरे समय के साथ सभी बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन अचानक कुसुम की तबीयत बहुत खराब हो गई। रेशमा उसे डॉक्टर के पास ले गई। बहुत इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। कुसुम बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने बोला उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी दोनों बहनें दिन रात कुसुम की सेवा करती रही ताकि कुसुम जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन कुसुम रेशमा से बोली, क्यों सेवा कर रही हो बेटी? अब और कब तक जिंदा रहूं? अब मेरी जाने की उम्र हो गई है। तो क्या हुआ अम्मा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बेटा, तुमने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतने दिनों में तुमने वो सब सुख मुझे दे दिया जिसके लिए मैं तड़प रही थी। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। आपने भी तो हमें अपने परिवार की तरह रखा। हम अनाथ बच्चों के पास कुछ भी नहीं था। आपने हमें जीने का सहारा दिया, वरना पता नहीं हम कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। हम सब के लिए तो आप भगवान से कम नहीं हो। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही कुसुम का निधन हो गया। एक बार फिर से सारे बच्चे अनाथ हो गए। कुसुम के जाने के बाद उसकी मोमोज की दुकान सभी भाई बहन मिलकर चलाने लगे। अब दोनों भाई भी बड़े हो गए थे, इसलिए सब साथ मिलकर ज्यादा मोमोज बनाने लगे। धीरे धीरे सभी भाई बहन मोमोज बनाने में एक्सपर्ट हो गए और उसकी मोमोज लोगों को बहुत पसंद आने लगी। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उसकी दुकान उस एरिया की सबसे अच्छी मोमोज दुकान बन गई। अब सभी भाई बहन मिलजुल कर काम करने लगे। अब उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।